जैन साथियों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। आज के इस मैराथन सेशन में हम केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश टेट के लिए, और साथ में ही एचपी टीजीटी कमीशन के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 17-18 वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आप उनको देख लेते हैं एक बार तो 100% आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखें। सबसे पहले जो बात हो रही है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइटर। किसको नाइटर कहा जाता है? ठीक है, नाइटर को और क्या बोला जाता है? इसको साल्ट पीटर भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, साल्ट पीटर। ऑप्शंस हैं, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट। ध्यान रखना, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, लगभग 5 बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखें, 62 पे ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइट्रोलिन। इनमें से किसको नाइट्रोलिन कहा जाता है? किसको यहाँ नाइट्रोलिन कहा जाता है? तो अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोलिन बोला जाता है। ठीक हो गई बात। और ये एक फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात आ जाएगी ऑप्शन में, सर CaCN2 तो है साथ में। अब देखो 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर ए की, तो ये बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाइट्रोलिन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज। सिंथेटिक रबर का मोनोमर हमें बताना है। कौन हो जाएगा भैया सिंथेटिक रबर का मोनोमर? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आइसोपरीन, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोपरीन, यहाँ पे दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन और दिया हुआ है स्टाइरीन। कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर जाएगी क्लोरोप्रीन की तरफ। क्लोरोप्रीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्लोरोप्रीन कैसे होगा। देखो, जो सिंथेटिक रबर होता है उसका मोनोमर आ गया क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन की बात कर लेते हैं। आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर का पॉलीमर या मोनोमर होता है, ध्यान रखना, नेचुरल रबर का। और ये होता है हमारा मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं 1,3-ब्यूटाडाइनिन की, तो ये तो सिंथेटिक रबर का मोनोमर नहीं होगा। स्टाइरीन, स्टाइरीन एक अलग से हमारा पॉलीमर आ जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और स्टाइरीन की बात करूं तो यहाँ में हमें बेंजीन देखने को मिलती है, और बेंजीन के साथ हमें एक ग्रुप देखने को मिलता है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इथीन ग्रुप जिसको हम बोलेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 64 में देखेंगे, इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ। बोला मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि ए से क्या बन रहा है, बी से बन रहा है, सी से बन रहा है, डी, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया। अब इस पूरे के पूरे रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? सबसे पहले बोला ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेप ऑलवेज, बी है स्लोएस्ट स्टेप, सी है फास्टेस्ट स्टेप, या फिर डी ऑप्शन में दिया हुआ है एवरेज स्टेप। तो देखो, अगर कोई स्टेप स्लो हो रहा है, इट मींस ओवरऑल रेट भी स्लो होगा, तो ये स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में जहां पे भी हमें लगेगा कि स्लो प्रोसेस हो रही है, वो वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, और उसी से पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट भी पता लगेगा। 65 देखें, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी, देखो विटामिन डी से हमें क्या मिलता है? बोलेंगे सर कैल्शियम। हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो धूप में बैठना पड़ता है भैया विटामिन डी लेने के लिए, फ्री का मिल रहा है, तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा? कैल्सीफिरोल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ट्रिक से याद किया था, रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी ऐसे करके आर से बन जाता है रेटिनोल। रेटिनोल किसका नाम है? रेटिनोल है विटामिन ए का, विटामिन ए का। टी से क्या बन जाएगा? टी से बन जाएगा थायमीन। थायमीन किसका है? विटामिन बी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का नाम रहेगा।
ठीक है। उसके बाद कैल्सीफिरोल आता है हमारा, यहां पे सी आएगा, कैल्सीफिरोल जो कि विटामिन डी का नाम होता है। टोकोफिरोल जो कि विटामिन ई का नाम होता है, और एफ से बात करेंगे तो वो विटामिन के का नाम होता है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। और फाइलोक्यूनिन की बात करेंगे, फाइलोक्यूनिन विटामिन के का नाम आ जाएगा, ठीक है, ये विटामिन के। टोकोफिरोल आ जाएगा विटामिन ई का। थायमीन विटामिन बी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच साल्ट्स। परमानेंट हार्डनेस के बारे में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किसकी वजह से होती है, तो ये क्लोराइड और सल्फेट साल्ट्स की वजह से। तो यहां पे देखो, क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनसे क्या होता है, इनसे टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, टेम्पोरेरी हार्डनेस। 67 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। भैया यहाँ पे वाटर दिख रहा है, बिल्कुल सही है, वाटर पे लगा दो टिक, वाटर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब देखो, इनमें जो भी कंपाउंड हमें दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल एस। भैया पर्ल एस किसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा भैया, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट। आगे देखिए 69 पे, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहां से मिलता है, टेमरिड की बात करें, टेमरिड बोले तो इमली, टेमरिंड, इमली, इमली में क्या होता है, बोलेंगे सर टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। टोमेटो की बात करें, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड यस देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। लहसुन में भी ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। लेमन, लेमन में हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। और अगर बात करूं, ये खट्टा पदार्थ है, खट्टा फल है, तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। वाइनेगर की बात करूं, वाइनेगर ये तो 3 to 5% या कहीं कहीं पे 5 to 8% भी दिया हुआ है। 5 to 8% एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है, वाइनेगर बोला जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोमेटो। टोमेटो इज राइट आंसर। नेक्स्ट 70, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट। फ्लोरीन किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, सिलिकॉन, एलो और सल्फर या कार्बन। कार्बन की है भैया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कार्बन की तीनों के तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। एक तो हमारा आ जाता है ग्रेफाइट, बिल्कुल ठीक है भैया, ग्रेफाइट आ गया। एक आ जाता है हमारा डायमंड, डायमंड भी आ गया। और तीसरी आ गई भैया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इधर से और एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य रूप से बातें करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इकलौता नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड की बात करूं तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाएगा। और फ्लोरीन की बात करूं तो ये सॉकर बॉल की तरह, सॉकर बॉल क्या होती है, बोलेंगे सर फुटबॉल, जो हमारा फुटबॉल होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉकर बॉल बोला जाता है। यहां से किस तरह से बनेगा, जिस तरह से बनेगा वो, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी फुटबॉल। तो फ्लोरीन सॉकर बॉल की तरह होती है। चले 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है,
मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आयरन, आयरन कहाँ पे होता है? हेमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में। कोबाल्ट भैया विटामिन B12 में। कोवाला अमीन इसका नाम होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलेगा भाई, क्लोरोफिल। और कैल्शियम, कैल्शियम तो भैया हड्डियों में होता है। नेक्स्ट 72, which is the angle expected for HNH in ammonia molecule? अमोनिया मॉलिक्यूल बोले तो NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। लोन पेयर आगे भैया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। अब बात करी गई है कि HNH का एंगल कितना होता है, तो ये लगभग लगभग 107 डिग्री के होता है, 106.8 डिग्री ये इसका एंगल होता है। तो बोलेंगे क्या 120 होता है? नहीं जी। 109 होता है? नहीं। 90 होता है? नहीं। लेस देन 109? हाँ जी, लेस देन 109 वट ओवर, लेकिन 90 से बड़ा, जो कि 107 डिग्री की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे बढ़े। 73 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज किसका सबसे छोटा है? अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज क्या करता है? साइज डिक्रीज करता है। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या करता है? साइज इंक्रीज करता है। अब देखिएगा, जो लिथियम और सोडियम है, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं। हेलिना की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 आ गया। ग्रुप नंबर 2 की बात करूंगा, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, इस तरह से। तो अगर मैं लिथियम और बेरिलियम की बात करूं, तो किसका साइज छोटा होगा? तो बोलेंगे सर बेरिलियम का साइज छोटा होगा। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो साइज किसका छोटा होगा? मैग्नीशियम का छोटा होगा। बात की जाए पोटाशियम और कैल्शियम की, साइज किसका छोटा होगा? कैल्शियम का छोटा होगा। अब अगर बात की जाए लिथियम और सोडियम की, लिथियम और सोडियम में छोटा कौन है? तो बोलेंगे सर लिथियम। लिथियम क्या आ जाएगा? सबसे छोटा आ जाएगा। उससे बड़ा कौन आएगा? उससे बड़ा हमारा सोडियम आ जाएगा। ठीक हो गई बात? बोलेंगे ठीक है सर। उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बेरिलियम छोटा होगा और मैग्नीशियम कैसा होगा? बड़ा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है हमने, तो देखिएगा लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है भाई, सोडियम आ गया। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद बेरिलियम आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा। तो लिथियम जो है वो सोडियम से छोटा आएगा, सोडियम का सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लिथियम रहेगा, लिथियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम Mg, और उसके बाद कौन आएगा? बेरिलियम आएगा। तो सबसे छोटा कौन हुआ? बोलेंगे सर ये तो बेरिलियम है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बेरिलियम। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरीन इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 किसमें है? भैया ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आ जाएगी +1। भैया गलत बात होगी। आगे देखो, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं पहले। -2, 3 दूनी 6, 6 माइनस हो जाएंगे, +1 ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और ये आ गया x क्लोरीन के लिए, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे तो 5 आ रही है, +5। उसके बाद डी ऑप्शन में देखें, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 माइनस का x +1 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहीं पे ही +7 आएगी। तो देखो +1 आ गया हाइड्रोजन के लिए, x आ गया हमारा क्लोरीन के लिए, और ऑक्सीजन 4 एटम लगे हुए हैं, 4 दूनी 8 माइनस के 8 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 7। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 75 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। चलो भाई, अब देखो दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक आती है डायामैग्नेटिक, बोलेंगे ठीक है सर डायामैग्नेटिक। दूसरा आ जाता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे ठीक है सर। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता लगाया जा सकता है। तो अगर सिंपली बात करूं यहां पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यस। ऑक्सीजन गैस O2, O2 में जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए 76, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन रहेगी, कहीं 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 बुक्स में कितना लिखा हुआ है 273.15 और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 173.1 के केल्विन। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो जो हमारा HP बोर्ड है वहां से आंसर की में जो ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 273.15 केल्विन। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर ये तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है। देखो अगर टिंडल इफेक्ट की बात करता हूं, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हीटेरोजीनियस, हीटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, दोनों के दोनों सब्सटेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इस तरह से घुल जाते हैं कि उनकी कंपोजिशन कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो भैया ये तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओवरऑल होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो शो करते हैं, जैसे कि कोलाइड्स हो गए वो। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी का तो होगा ही नहीं। अब ये जो मिल्क है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, और ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मिल्क सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, एक सोल होता है, ठीक है, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड, ऐसा हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, यहाँ पे लिख देना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे नॉन मेटल की बात करी है भैया, सिल्वर तो मेटल होता है, गोल्ड मेटल होता है, हाँ भी नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन ये नहीं होता है गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट होता है और इट इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज आइसोटोपिक इन नेचर, यहां पे आइसोटोपिक नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए रेडियोएक्टिव। चलो भाई, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है हमें बताएंगे। प्रोटियम ठीक है जी, ट्रिटियम ठीक है जी, ड्यूटीन, यहाँ पे ड्यूटीरियम होना चाहिए था, ठीक है, या बोथ बी एंड सी, बोथ तो नहीं होता है, प्रोटियम नहीं होता है, ड्यूटीरियम भी नहीं होता है, ट्रिटियम इज करेक्ट आंसर। ट्रिटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H3 वो रेडियो एक्टिव होता है, और ये बहुत ही कम, वेरी रेयर, मतलब ना के बराबर पाया जाता है।
नेक्स्ट देखें 80वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भैया इथाइलिन गैस होती है, इथाइलिन गैस होती है, और इट इज आल्सो अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर भी होता है ये। बायोलॉजी वाले, मेडिकल वाले जानते होंगे इसके बारे में, बोलेंगे ठीक है सर। अब यहाँ पे ऑप्शन में सर इथाइन नहीं भाई, इथाइन और इथाइलिन में फर्क होता है। अब इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये रहता है। इट मींस ये किसके बराबर हो गया, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको इथीन भी बोल सकते हैं, इथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथीन। इट इज अ गैस यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट देखिए 81, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच वैल्यू हम सभी को पता है 7.4, इसका सही आंसर होगा यस, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखें द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला बोलेंगे सर कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है सर हमारा जिप्सम। क्या बोलेंगे, जिप्सम। और इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको POP बोला जाता है भैया। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, लगा देते हैं भैया। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एंटा एसिड भी यूज किया जाता है, एंटा एसिड। जब एसिडिटी हो जाती है बॉडी में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट आंसर, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखिए 84 आ गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा इज एन अलॉय ऑफ, किसका अलॉय होता है, जल्दी से बताएंगे किसका अलॉय होता है। तो बोलेंगे सर इसमें तो हमें कॉपर देखने को मिलता है और टिन देखने को मिलता है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कॉपर प्लस टिन, इसका अलॉय होता है ब्रॉन्ज। 85 देखें, नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से हमें क्या देखने को मिलता है, अमोनिया देखने को मिलता है। N2 plus H2 it will give ammonia gas, NH3 गैस। सारे के सारे गैस हैं, सारे के सारे गैस हैं, सारे के सारे गैस हैं। तो इसको हम कर लेते हैं भैया, बैलेंस भी कर लिया, हो गया। अब कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, ये बात यहां पे पूछी गई है, क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा भैया आयरन। आयरन यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर यहाँ पे मॉलिबेडनम भी दिया हुआ है, यस, मॉलिबेडनम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉलिबेडनम जो है वो प्रोमोटर के रूप में यूज किया जाता है, एज प्रोमोटर। इसी स्टेप में, इसी प्रोसेस में प्रोमोटर की तरह काम किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं MO, मॉलिबेडनम, ये प्रमोटर की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू, 1 फर्मी किसके बराबर होता है भैया, जल्दी से बताएं। 10⁻⁻15 देखें, अरे यहाँ पे तो माइनस नहीं है, सभी में माइनस लगा लो भैया, माइनस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, विच मेटल्स आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, कम से कम 5-6 बार। मैग्नीशियम की बात करी थी हमने, मैग्नीशियम कहाँ पे देखने को मिलता है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल। आयरन कहाँ पे देखने को मिलता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किसको बोला जाता है भैया, फूल्स गोल्ड होता है आयरन पायराइट। क्या बोलेंगे, आयरन पायराइट। तो पायराइट का पत्थर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल भी, FeS2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको बोला जाता है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, नेम द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसकी? अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव होता है यहाँ पे, जिसकी नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इट इज आल्सो इक्वल टू क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वहां पे हीट निकलती है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो वहां पे हमें एनर्जी निकलने को मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच से इसको डिनोट किया जाता है। ये कैसी होती है? ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव, ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया, जैसे हमारे पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस एटम। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये क्या बन गया? क्लोरीन नेगेटिव बन गया गैसियस फेज में, साथ में एनर्जी निकली या हीट निकली, इसी हीट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट 90, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोला जाता है? तो बोलेंगे सर एब्सोल्यूट जीरो तो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो ये सिंपल क्या है? ये है हाइड्रो, या बोलेंगे सीधी सी बात रिडक्शन प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है? और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स होता क्या है इसमें? वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ? H2 गैस के साथ। रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। और हमें क्या देखने को मिलता है? वनस्पति घी देखने को मिलता है। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं? फैटी एसिड्स, और ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है, डबल बॉन्ड। ओके, और वनस्पति घी की बात करेंगे तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलता है, सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात यहाँ पे होती है। तो कौन सी गैस के साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम आज तक 12 से 13 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, एचपी टेट के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 122, फॉग रिप्रेजेंट विच अमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन। बोला फॉग जो है वो एक सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। बोला किससे बनती है? क्या कौन सा यहाँ पे फॉग में देखने को मिलता है? क्या यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में डिस्पर्स्ड होता है? क्या गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड होती है? क्या सॉलिड गैस में डिस्पर्स्ड होता है? या फिर लिक्विड में डिस्पर्स होता है? ये हमें बात बतानी है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा गैस इन लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, गैस लिक्विड इन गैस, भैया लिक्विड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्ज इन गैस, यस, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। अब होता क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस है। बोलेंगे ठीक है सर, गैस हो गया। अब इस गैस में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और यही क्या बनाता है? यही तो फॉग बनाता है, फॉग। ऑलराइट, ये हो गया फॉग। देखिएगा यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है जी, इनको मैं क्या बोलता हूँ? वाटर ड्रॉपलेट्स। जब भी जो कोई कोलाइड बनता है तो वहां पे हमें एक डिस्पर्स फेज देखने को मिलता है और एक डिस्पर्जन मीडियम देखने को मिलता है। जो कम अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज।
डिस्पर्स्ड फेज। और जो गैस है हमारी, जो एयर है हमारी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स्ड हो रही हैं एयर में, तो जिसमें डिस्पर्ज होंगी वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, और जो चीज डिस्पर्ज हो रही है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें यहाँ पे बतानी है, और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये कैल्शियम अमोनियम का, कैल्शियम और नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट साथ में अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर देखने को मिलता है। दूसरी केस की बात करूं, अमोनियम नाइट्रेट NH4 और NH2, ये हमें अमोनियम नाइट्रेट देखने को मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करूं तो CaNO2, Na2 नहीं, Na3 आएगा भी यहाँ पे, Na3 आएगा सभी जगह पे, Na3 नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रेट, नाइट्रेट 3, और ये ट्वाइस बनेगा। और यूरिया की बात करें, यूरिया के बारे में तो हम सभी को पता ही होगा, NH2CO NH2, ये अमोनिया होता है। अब इन सभी में नाइट्रोजन की परसेंटेज किसमें ज्यादा होगी, वो यूरिया में होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, हम बात करेंगे कि अमोनिया, अमोनिया या फिर जितने भी ये कंपाउंड है उनमें नाइट्रोजन का देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, और उसको डिवाइड कर देंगे हम पूरे के पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से, और फिर मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी यूरिया में। और परसेंटेज भी बात कर देता हूं मैं, नाइट्रोजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45% होती है, 45%। चलिए आगे प्रश्न देखें 124, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस मीथेन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी सोचना नहीं था इसमें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 125वां, ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीक्लोराइड ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, कैल्शियम का होता है CaOCl ट्वाइस, तो किसका ऑक्सीक्लोराइड हुआ, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। 126वां, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। साइनाइड प्रोसेस किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, टंगस्टन, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर या जिंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड और सिल्वर के लिए। आगे बढ़ते हैं 127, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन नहीं है, तो देखो अगर मैं बात करूं प्रोटियम की 1H1 आ जाएगा, ड्यूटेरियम की 1H2 आ जाएगा, इट्रियम ये तो YT भैया, ये तो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, इट्रियम इसका सही आंसर होगा, ये आइसोटोप नहीं है। और ट्रिटियम तो है 1H3, तो सी ऑप्शन, यूटेरियम इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट 128, फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू, फ्रूट्स स्वीट क्यों होते हैं, तो बोलेंगे सर इनमें शुगर होती है, ठीक है जी शुगर होती है, लेकिन शुगर का कौन सा कंपोनेंट, क्या इसमें लैक्टोज होता है, क्या इसमें राइबोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्रक्टोज को ही फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, फ्रूट शुगर, यानी कि ये फ्रूट में प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा फ्रक्टोज ग्रेप्स में। नेक्स्ट देखिए 129, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड किसको बोला जाता है भैया, कार्बोलिक एसिड बोला जाता है फिनोल को, बेंजीन और OH ग्रुप लगा हुआ है फिनोल, और इसका फार्मूला C6H5OH होता है, इसका पुराना नाम है कार्बोलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी को बोला जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये हमारा कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेसिव फैटीग इज ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ विच फ्लूइड इन द मसल्स। एक्सेसिव फैटीग, थक जाना किसका, मसल का। या जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं या जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा
क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करने की वजह से वो क्या करते हैं, थक जाते हैं, और उनमें क्या जमा हो जाता है, एक एसिड जमा हो जाता है, और उस एसिड की वजह से हमें पेन का एहसास होता है मसल में। तो ये जो एसिड है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं 131। A 40% solution of the formaldehyde is known as, रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने ये नोट किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। अगर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2012 से लेके 2025 के क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं विद ऑप्शन पोस्टमार्टम करके, तो 100% एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। 132वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 92U235। यूरेनियम की बात कर रहा है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है भैया, कितना होता है, 92, हम सभी को पता है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो प्रोटॉन्स आ जाएंगे 92। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़े। 133वां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4 निकल NiCN4 कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स में हमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भैया आ जाओ, जो हमारा पोटाशियम है +1 होता है, निकल का हमें निकालना है, x आ गया, साइनाइड के ऊपर -1 होता है, ओवरऑल कम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे भैया, ये +1 ये आ गया, प्लस आगे x आ गया निकल का, प्लस आ गया हमारा -1 एक साइनाइड का, तो 4 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा +1 + x -4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो पोटाशियम है उसका 1 का +1 होता है, तो 4 पोटाशियम एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। +4 -4 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 134। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल देखी है, बोलेंगे हाँ जी सर। कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में बताओ भैया लेड की मात्रा कितनी होती है, तो बोलेंगे सर इसका खाली नाम ही लेड है, इसमें लेड नहीं होता है, 0% आएगा भैया, कोई लेड नहीं होता है। लेकिन सर इसमें तो हम देखा है ब्लैक ब्लैक कुछ होता है, बिल्कुल सही बात है। जो ब्लैक होता है, जो इसका निब होता है, जिसको हम इसका सिक्का बोल देते हैं, वो ग्रेफाइट से बना होता है, ग्रेफाइट होता है वो, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखें 135 देखिएगा। अ गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर द कंडीशन। एक गैस जो है अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, किस कंडीशन में होती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर कोई गैस जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, ध्यान में बात रखिए। आगे देखें 136 बोलता है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड इज एसिड, बेस, सॉल्ट या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या है ये, SiOH4। इसका नाम होता है सिलिलिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। अगर आप बोल रहे हैं सर बेस होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, इसका ऑप्शन होगा ए एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट। आपने OH देख के सोच लिया होगा कि सर ये तो OH नेगेटिव देगा तो ये बेस होगा, नहीं जी ये है एसिडिक। आगे बढ़ते हैं 135 सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कौन यूज किया जाता है, क्या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, या फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है। इसके जो कुछ साल्ट बनते हैं, जैसे अगर मैं सोडियम के साथ बात करूं तो सोडियम बेंजोएट, ये आपको आपके किचन में भी देखने को मिल सकता है। हम इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट अचार में भी डालते हैं, या हम इसको फ्लोर यानी कि आटे में भी डालते हैं ताकि आटा भी खराब ना हो। यस, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए 138, which among the following quantum numbers is essential to represent the state of an electron? एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताने के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर जरूरी होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जरूरी होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर ये भी जरूरी होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml ये भी जरूरी होता है, स्पिन क्वांटम नंबर ms ये भी। सारे के सारे भैया, चारों के चारों, तो ऑल जहां पे है लगा दो भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 139, कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ, ओर से क्वेश्चन आ गया भैया। कार्नेलाइट किसका ओर होता है? क्या एल्युमिनियम का होता है, क्या लेड का, टिन का, या मैग्नीशियम का? सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी भैया, मैग्नीशियम का होता है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है हमारा पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रेटेड सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये होता है हमारा कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का ये क्या है? ओर है। पोटाशियम का ओर भी है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े 140, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डबल्ड द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अमाउंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डबल, अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट डबल कर दिया जाए भैया, डबल कर दिया जाए, द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, तो रेडियोएक्टिव डीके के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? चलो भाई, अब देखो डीके रेट जो होता है, डीके रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या आ गया कि कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो डीके रेट भी ज्यादा होगा। अगर सब्सटेंस को हमने डबल कर दिया, देखो कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हमने, 2x कर दिया, तो इट मींस जो डीके रेट होगा वो भी तो दुगना बढ़ेगा, वो भी तो दुगना बढ़ेगा। यस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो इंक्रीज कहां पे है, इंक्रीज 2 टाइम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीजेज 2 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें 141, नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाई कंपाउंड। नॉकिंग देखो, नॉकिंग ये शब्द कहां से आया? देखो जब इंजन में यूज होती हैं चीजें, ठीक है, तो इंजन को जब कंबशन में वहां पे दिक्कत आती है तो हम नॉकिंग कंपाउंड ऐड करते हैं, एंटी नॉकिंग कंपाउंड ऐड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड, नॉकिंग को हमने रिड्यूस करना है, तो कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाएगा, कौन सा कंपाउंड यूज किया जाएगा? और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग भी बोला जाता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड भी इसको बोलेंगे, जो नॉकिंग को कम करे। ठीक है, यहां पे क्या है, आइसो ऑक्टेन है, टेट्राइथाइल लेड है, एन हेप्टेन है, और बेंजीन है। ओके, तो क्या आंसर होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टेट्राइथाइल लेड, ध्यान रखना, टेट्राइथाइल लेड। आगे देखो 142, विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन नेचर। इनमें से कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ग्लूकोज है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, और सेलुलोज है। भाई सीधी सी बात बता दूं कि प्लांट्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, उनकी सेल वॉल में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सबसे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं 143, द HCl एसिड फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज द pH वैल्यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है, और कहां पे पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। HCl एसिड इज प्रेजेंट या फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, या फॉर्म्ड इन ह्यूमन स्टमक। व्हाट इज द pH ऑफ HCl? इस HCl एसिड की pH क्या होती है?
तो देखो एसिड बोलेंगे तो एसिड ही होगा भैया। 9 तो ये तो बेस के लिए आ जाएगा। 7 न्यूट्रल के आ जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए और डी की, तो यहाँ पे इन दोनों में से मोर एसिडिक है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वॉर प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन्स। बोला इनमें से कौन सा युद्ध में यूज किया जाता है स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए। स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या हो गया भैया? बम फेंक दिया, धुएं वाला बम, भाई धुआं ही धुआं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, एक स्क्रीन बन गई, स्मोक की एक लेयर बन गई, स्क्रीन बन गई। कौन सा यूज किया जाता है यहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है हालांकि ये, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन क्लोराइड। यस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 देखो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूसेस 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड इज कॉल्ड। ओके, बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हमने बताना है जो कैथोड के ऊपर 108 ग्राम सिल्वर बनाता है। डिपोजिशन ऑफ सिल्वर होती है भैया 108 ग्राम। तो बताओ भैया उसको क्या बोलेंगे? कितने अमाउंट चाहिए भाई? 1 फैरेडे चाहिए, 1 फैरेड चाहिए। अब ये क्या बात होगी सर, 1 फैरेड क्यों आया? क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है उसका जो मास होता है वो दैट इज 108। तो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली, जितना वो पहले था उतना ही है। तो एटॉमिक मास के बराबर अगर डिपॉजिट हो रहा है कोई सब्सटेंस तो उसके लिए 1 फैरेड ही चाहिए। और 1 फैरेड किसके बराबर होता है? अगर मैं कूलम्ब चार्ज के बारे में बात करूं तो लगभग 96,500 कूलम्ब, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन। 4 स्ट्रोक इंजन किसके ऊपर बेस्ड है भैया? ये ऑटो साइकिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है एक तरह का, केमिस्ट्री में भी यूज हो जाता है। आगे देखिए 147 विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? एक तरफ हमें दिए हुए हैं एसिड, एक तरफ दिए हुए हैं सब्सटेंस। बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। लैक्टिक एसिड क्या लेमन में होता है? नहीं भैया, ये तो कर्ड में होता है। सिट्रिक एसिड मिल्क में होता है? नहीं भैया, मिल्क में तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सिट्रिक एसिड तो हमारा खट्टे फलों में होता है, सॉर फ्रूट्स। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या ऑयल में होता है? ये प्रश्न। और टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड क्या ग्रेप्स में होता है? भैया बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भैया। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है। और किस में होता है? टेमरिंड, इमली में होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। 148 द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी के ऊपर, एसटीपी के ऊपर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने लीटर होगा, कितना वॉल्यूम होगा? तो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहां पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास दे रखा है 4.4, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? बोलेंगे सर 16 16 दूनी 32, 32 प्लस 12 आ जाएगा 44। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया भाई 0.1। कितना आ गया? 0.1। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास कितना है? 0.1 मोल है। तो मैं क्या करूंगा? 22.4 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू, कौन सा आंसर आएगा? 2.24 लीटर। यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चले आगे बढ़ते हैं। 149 मैच द लिस्ट 1 एंड 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में तो मुझे पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा हो जाएगा भैया? पीओपी CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा ये। तो बी का क्या बनेगा? बी का बनेगा ऑप्शन नंबर 1। बी का क्या बन गया? 1 बन गया भैया।
चलो भाई ए का देख लेते हैं, ग्लोबर्स साल्ट। ग्लोबर्स साल्ट किसको बोला जाता है, ध्यान रखना ये होता है Na2SO4। यस, ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा 2। अब सी की बात करते हैं, सी आ गया कैलोमल, ये तो सभी को पता होगा, कैलोमल है मर्करियस क्लोराइड, और सी का बन जाएगा 4। सी का बन गया 4। और डी का चाइल्ड साल्टपीटर, अभी हमने बात करी थी साल्टपीटर की, वो क्या था, KNO3 था, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड साल्टपीटर बोला है, वो है सोडियम नाइट्रेट, तो डी का बन जाएगा 4। ये वाला जो ऑप्शन जहां पे भी हमें मिलेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। 2143 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं भैया इसको, वो लाइन में भी पूछ सकता है, तो इनको ध्यान में रखना है। ग्लोबर्स साल्ट किसको बोला जाता है, कैलोमेल किसको बोला जाता है, चाइल्ड साल्टपीटर किसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे बढ़े। 150th क्वेश्चन देखो, 150th क्वेश्चन, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर अकरिंग ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव्ड बाय। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किसके द्वारा होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से और क्लोराइड से। क्लोराइड्स भी इसमें आएगा, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स आएगा। इसको किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सल्फोनेटेड मेथड, नहीं भाई, नाइट्रेट मेथड, नहीं भाई, ज्यूलाइट मेथड, हाँ ज्यूलाइट मेथड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी में भी पूछा गया था, टीजीटी कमीशन में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। चलिए और भी क्वेश्चन अभी बच गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको जरूर आप एक बार देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।